हम बात करेंगे बच्चों अभी जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ऐसी इक्वेशन बच्चों जिसकी डिग्री 2 हो, अर्थात जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जो है साहब वो 2 हो। जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री कहा करते हैं। यहां पर देखिए साहब, ये जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, इस इक्वेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर आपको 2 नजर आ रही है। और जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सभी पॉसिबल केसेस यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। कैसे बच्चों, हमने ऐसा टर्म लिया जिसमें x की पावर 2 है और y की पावर 0 है। हमने ऐसा टर्म लिया जिसमें x और y दोनों की पावर्स 1 और 1 है। हमने ऐसा टर्म लिया जिसमें x की पावर नहीं है यानी कि 0 है और y की पावर 2 है। हमने ऐसा टर्म लिया जिसमें x की पावर 1 है और y है ही नहीं। हमने ऐसा भी टर्म लिया जिसमें x नहीं है और y की पावर 1 है। और हमने ऐसा भी टर्म लिया जिसमें x और y दोनों नहीं है। जितने भी पॉसिबल केसेस हैं भाई, आपने ऐसा टर्म लिया जिसमें x की डिग्री 2 है लेकिन y नहीं है। आपने ऐसा टर्म लिया जिसमें y की डिग्री 2 है लेकिन x नहीं है। आपने ऐसा भी टर्म लिया जिसमें x और y दोनों की डिग्री 1 है। आपने ऐसा भी टर्म लिया जिसमें केवल x है, y नहीं है और x की डिग्री 1 है। ऐसा भी टर्म लिया जिसमें x नहीं है लेकिन y की डिग्री 1 है बच्चों। और ऐसा भी टर्म लिया जिसमें x और y दोनों ही नहीं है। जितने पॉसिबल केसेस थे वो सभी केसेस लिए हैं। ऑब्वियसली इंटीग्रल पावर्स ही ली जाएंगी तभी तो डिग्री डिफाइंड होगी। दैट शुड बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तभी उसकी डिग्री भी डिफाइंड होती है। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, यदि कहीं पर पावर फ्रैक्शनल आ जाए तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। फिर उस केस में उसकी डिग्री भी नहीं हम लोग बोल सकते। भाई डिग्री टर्म तो तभी आएगा जब इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो देयर मस्ट बी ओनली इंटीग्रल पावर्स इंक्लूडिंग 0। तो आप सभी पॉसिबल केसेस यहां पर देख पा रहे हैं। डिग्री 2 वाले, डिग्री 1 वाले, डिग्री 0 वाले। x की डिग्री है 2, y की नहीं है। x की 1 है, y की 1 है, y की डिग्री 2 है। तमाम तरह के पॉसिबल केसेस हमने लिए हैं। ये जो इक्वेशन होती है बच्चों, चूंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेकंड डिग्री की इक्वेशन। और चूंकि सभी तरह के टर्म्स इसमें ले लिए गए हैं इसीलिए इसे नाम दिया गया बच्चों जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण, या फिर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। जितने भी कर्व्स हैं बच्चों जो एक्स वाई प्लेन में हैं और जिनकी डिग्री 2 होती है, वो सभी कर्व्स कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन से कंपेयर किए जा सकते हैं या इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। भाई अभी आप लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप लोग सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। तमाम तरह के कर्व्स जिनकी डिग्री 2 है जो एक्स वाई प्लेन में होते हैं, दे कैन बी कंपेयर्ड समहाउ, एनी हाउ, बट बाय दिस इक्वेशन, विथ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम कहीं ना कहीं उसे तुलना कर सकते हैं। अब बात यह है बच्चों कि अगर ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यदि मैं इस इक्वेशन को दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकता हूं। भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? यदि आपने दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर दिया, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस को आपने यदि साइमल्टेनियसली बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यही हम लोगों ने देखा है इस चैप्टर के दौरान भी बच्चों। सो प्रश्न यहां पर यह है साहब कि अगर ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, सरल रेखाओं के युग्म को व्यक्त कर रही है, मतलब इस इक्वेशन को मैं दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकता हूं। भाई किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। द मोस्ट जनरल वन इज दिस वन। एवरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद दिस इक्वेशन। सो अगर बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन की समीकरण को व्यक्त कर रही है तो हमें डिजायर्ड कंडीशन जाननी है। ऐसी क्या कंडीशन होगी कि ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की पेयर्स पेयर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। तो चलिए साहब हम एक काम करते हैं, हम बच्चों इसे x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ax स्क्वायर है, साथ में हमने यहाँ पर लिखा साहब 2hy प्लस 2g इंटू एक्स, ये लीजिए साहब, और प्लस साथ में क्या बच्चों by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीजिए साहब आपके पास में आ चुका।
भाई आपने जो है इसे x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया, जो x वाले टर्म्स थे उनको एक साथ लिख दिया और बाकी सभी को एक साथ लिख दिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं बच्चों यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड, श्रीधराचार्यस मेथड, सो व्हाट आई सी बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2hy प्लस 2g। भाई आप इसे कंपेयर कीजिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, सो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट बच्चों बी स्क्वायर मतलब 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, और c यहाँ पर क्या है बच्चों, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू ये प्लस ये है, और अपॉन में कितना बच्चों 2 है, सो ये आपके पास में आ जाएगा। भाई I have brought this equation into the equation quadratic equation form in x, तो आपने ये कर दिया बच्चों। अब उसके बाद में चलिए यहाँ आपके पास में इस इक्वेशन के बारे में और चर्चा की जाए, तो आप यहाँ से चाहे तो -2 को कॉमन निकाल दें तो hy प्लस जी हो जाएगा, यहाँ से बच्चों प्लस माइनस, थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर ध्यान दूं बच्चों तो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और उसका भी स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, और 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है, तो 4 को कॉमन निकाल कर रूट के बाहर ले आएंगे तो बच्चों वो 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। व्हाट हैव डन बच्चों, 2 कॉमन निकाल दिया दोनों में से, तो 2 कॉमन आ गया, लेकिन स्क्वायर होने के कारण वो 4 कॉमन आ गया, और 4 यहाँ पर भी था 4 यहाँ पर भी था, बाहर आके रूट के 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर, और बाकी क्या आ जाएगा बच्चों 2hy इंटू जी हो जाएगा, और यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर a इंटू बी इंटू वाई स्क्वायर, ये हो चुका बच्चों। और फिर बाद में आपके पास में कितना होगा, यहाँ पर हम देखें तो a इंटू 2fy होगा, और साथ में क्या बच्चों माइनस a इंटू सी बिल्कुल होगा, और अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में 2a। एक अच्छी बात ये रहेगी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो चुका। अब कैंसिल हो चुका तो साहब बाकी बचा यहाँ पर माइनस hy प्लस जी प्लस माइनस, और देखिए बच्चों ये लीजिए, अभी यहाँ पर वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, सो दैट इट बिकम्स बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर, ये हो चुका। और फिर वाई वालों को एक साथ लिख दिया जाए बच्चों, तो वाई वालों को एक साथ लिख दिया जाएगा, तो उन दोनों में से आप एक काम कीजिए 2y को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आएगा एच वाई इंटू जी। एक मिनट, वाई तो आप कॉमन निकाल चुके हैं, तो वाई को आप कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा बच्चों एच जी, और यहाँ से y कॉमन आ चुका और 2 कॉमन आ चुका, तो बचा क्या, बचा आपके पास में 2a। होप सही जा रहा हूँ मैं, लेट मी सी बच्चों, मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, y कॉमन निकाला, बचा एच जी, वेल एंड गुड। यहाँ से 2 गया y गया, बचा ए एफ, आ 2 तो पहले ही बाहर जा चुका है, तो a इंटू एफ, क्योंकि ये हल्की फुल्की से अगर गलती कर देते हैं तो फिर सारा कैलकुलेशन आगे का भी हमारा बिगड़ेगा साहब। और प्लस क्या बच्चों, जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये लीजिए साहब, ये कुछ आ गया, और अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में ए, तो ये आपके पास में जो है नाउ इट हैज़ बिकम समथिंग लाइक दिस। अभी आपने x में क्वाड्रेटिक बनाई यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, मैं उसके x के रूट्स निकालना चाह रहा था, मैंने निकाले। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये रूट के अंदर आ चुका है कुछ, सो दैट आप बोल रहे हो आपको कंडीशन निकालनी है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे, मतलब यूं कहा जाए कि इसके 2 लीनियर फैक्टर्स मुझे मिलना चाहिए। भाई अगर ये 2 लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इट शुड हैव 2 लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है। मे बी कि एक इक्वेशन आपके पास में है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, और दूसरा है आपके पास में l डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश इज इक्वल्स टू 0। भाई हम यहाँ पर ये इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तमाम तरह के कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है जिनके डिग्री 2 हो और जो एक्स वाई प्लेन में हो। जितने भी कर्व्स हैं दे कैन बी कंपेयर्ड विथ दिस इक्वेशन, बिकॉज आपने सभी तरह के तो पॉसिबल केसेस ले लिए हैं जो पॉलिनॉमियल कर्व्स हो डिग्री 2 वाले, तो सभी तरह के। अब हम कंडीशन ये निकालना चाह रहे हैं कि साहब ये इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इस इक्वेशन को मैं 2 लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकता हूं।
इस इक्वेशन को मैं दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकता हूं। तो मैंने कुछ उसी तहत ये कुछ काम किया, ये कुछ काम किया। अब आप बोल रहे हो कि इसे दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकते हो, मतलब इट शुड हैव टू लीनियर फैक्टर्स। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आ गई कि ये रूट के अंदर आ गया, तो ये तो एक इरेशनल बात हो गई, ये तो क्या हो गई, एक इरेशनल बात हो गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई अगर आपको इसके दो लीनियर फैक्टर्स चाहिए तो आपको ये रूट आ जाने के कारण इरेशनल मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट नहीं आना चाहिए, और रूट नहीं आना चाहिए तो वो कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब रूट के अंदर जो लिखा हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आई रिपीट, बात ये हो रही है कि ये इक्वेशन सभी तरह के कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रश्न मुझसे ये पूछा गया कि कंडीशन बताइए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे, मतलब मैं इसे दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकूं, मैं इसे दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकूं। मुझे इस बात का प्रश्न का जवाब चाहिए। ठीक साहब, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाया, मतलब अब इसे मैं दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकता हूं, मतलब इट शुड हैव टू लीनियर फैक्टर्स, इसके दो लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए। तो मैं उन्हीं फैक्टर्स को निकालने गया, लेकिन मैं उलझ गया यहां पर आकर के। यहां तो रूट आ गया बॉस, यहां तो इरेशनल टर्म आ गया, इरेशनल टर्म आ गया, तो फिर दो लीनियर फैक्टर्स कैसे आएंगे भैया? नहीं आ सकते। आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं कि रूट के अंदर जो लिखा हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर है। और यहां पर देखिए बच्चों, जो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ये पॉसिबल है इफ इट इज, इफ गिवन इक्वेशन हैज टू लीनियर फैक्टर्स, इफ गिवन इक्वेशन हैज टू लीनियर फैक्टर्स, यदि इसके दो लीनियर फैक्टर्स हैं, देन व्हाट एक्सप्रेशन इज रिटन इनसाइड द रूट, व्हाट एक्सप्रेशन इज रिटन इनसाइड द रूट। तो ये जो रूट के इनसाइड जो लिखा हुआ है बच्चों, ये पूरा ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एक पूर्ण वर्ग हो गया परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 वगैरह वगैरह, तो फिर उस केस में उसका रूट निकल आएगा, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण वो एक रेशनल टर्म आ जाएगा, वरना तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। तो इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा बच्चों? ये परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब ये आप देखिए, दिस इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, ये आपके पास में y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या बच्चों भाई? इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हो, जो कि होगा b, यानी कि कुछ ये b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी जो है साहब, वो क्या हो जाए? 0। भाई आपको पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। वो कंडीशन है साहब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मोर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, मोर देन 0 हो जाए, तो रूट्स जो होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। सो दिस डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी 0, दिस डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी 0 बच्चों, तब जाकर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे। तो दिस डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी मेड एज 0 बच्चों। तो आप चलिए इसको आप 0 करिए। अब इसको 0 करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है 4, और यहाँ पर भी 4, तो वो तो कॉमन निकाल के बच्चों कैंसिल हो गया। और उसके बाद में क्या होगा बच्चों? मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो जरा ध्यान दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा h स्क्वायर g स्क्वायर आएगा, प्लस a स्क्वायर f स्क्वायर आएगा, माइनस 2hgaf आएगा। भाई आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों? माइनस h स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने आता जाऊंगा एक्चुअली लिखने के दौरान, तो ये थोड़ी सी तकलीफ आएगी आपको बच्चों। और ये माइनस h स्क्वायर इंटू ए सी, तो वो प्लस हो जाएगा, बच्चों h स्क्वायर इंटू ए सी। बहुत अच्छी बात है साहब। अब उसके बाद में माइनस माइनस प्लस ए बी इंटू जी स्क्वायर, प्लस ए बी इंटू जी स्क्वायर, ठीक है साहब। और फिर बच्चों माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, सो दैट इट बिकम्स बच्चों माइनस ए स्क्वायर बी सी, माइनस ए स्क्वायर बी सी, एंड दैट इज इक्वल टू 0।
देखिए साहब क्या पिक्चर बनकर आई थी हमारे पास में। भाई मैंने माइनस साइन, 4 तो कॉमन निकल के वो तो जीरो में पटक दिया आप लोगों ने, एच स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर है, फिर माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर इंटू ए सी, ठीक है, फिर माइनस ए बी इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए बी इंटू जी स्क्वायर, ठीक है, और फिर बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस वापस से प्लस, लेकिन आगे फिर से माइनस आ जाने के कारण माइनस। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए बच्चों। एंड देयर आफ्टर आप एक काम करें, इस पूरी पिक्चर में से आप माइनस ए को कॉमन निकाल दीजिए। किसको कॉमन निकाल दीजिए, माइनस ए को। आपके पास में जो भी कुछ बचा बच्चों उसमें से आप माइनस ए को कॉमन निकालिए, तो ये आपके पास में आएगा माइनस ए एफ स्क्वायर, माइनस ए एफ स्क्वायर, बहुत अच्छी बात। और यहां पर बच्चों माइनस ए कॉमन निकल गया, तो यहां पर बचेगा क्या, 2HGF, ठीक है साहब। और साथ में यहां पर से माइनस ए कॉमन निकल गया, तो बच्चों बचा माइनस एच स्क्वायर सी, ठीक है, और यहां से माइनस कॉमन निकल गया तो बच्चों बचा क्या, माइनस बी जी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से माइनस ए कॉमन निकल गया तो बच्चों क्या बचा, ए बी सी, और इज इक्वल टू क्या, 0। यही कुछ होगा बच्चों। आपने इस पूरे में से माइनस ए को कॉमन निकाल दिया, सो दैट आपके पास में ये आ गया। अब इसे बच्चों मैं कैसा लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं थोड़ा सा सिस्टमेटिक, ए बी सी प्लस 2HGF माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई रिपीट बच्चों, यहां पर ए बी सी था प्लस 2HGF था माइनस ए एफ स्क्वायर है, माइनस बी जी स्क्वायर है, माइनस सी एच स्क्वायर है। सो दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर, दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव गॉट देयर बच्चों, दैट expression, because their product is equals to 0 when either of these two equals to 0, and we people are assuming here that a is not equal to 0, a is not equal to 0। हम ये मानकर चल रहे हैं कि a जो है बच्चों वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर वो जनरल इक्वेशन नहीं होगी ना, फिर तो एक ऐसा टर्म हो गया जिसमें आपने इंक्लूड ही नहीं किया। भाई हमने सभी तरह के टर्म्स को इंक्लूड करना था, जिसमें x हो, जिसमें y हो, जिसमें दोनों हो, जिसमें दोनों नहीं हो, जिसमें दोनों की डिग्री 1 1 हो, इस तरह के सभी तरह के। तो इसीलिए भाई देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0 व्हेन आइदर ऑफ दिस टू इज इक्वल टू 0, एंड दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन दैट कंडीशन। इफ इट इज a इक्वल टू 0 देन दैट वॉट बी अ जनरल इक्वेशन। ऑफ कोर्स दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ कर्व, that would be representing some kind of curve, but that won't be representing a general equation, so that each and every curve could not be compared with that equation. So now you see बच्चों a b c plus 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वो कंडीशन है, ये वो स्थिति, ये वो परिस्थिति है बच्चों जब ये इक्वेशन एक सरल रेखाओं के युग्म को व्यक्त करेगी, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब मैं इस इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर पाऊंगा। भाई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगाया, आप उलझ गए, यहां पर तो इरेशनल टर्म आ गया। अब इरेशनल टर्म आ गया और आप बोल रहे हो कि आप इसके दो लीनियर फैक्टर्स बना रहे हो, आप इसके दो लीनियर फैक्टर्स बना रहे हो। तो दो लीनियर फैक्टर्स तभी बनेंगे बच्चों जब रूट के अंदर जो लिखा हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और परफेक्ट स्क्वायर तब होगा बच्चों जब उसका डिस्क्रिमिनेंट, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनकर आई है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0। अभी जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर x के लिए सॉल्व किया था, रेदर मैं x के लिए मैंने इसको x की क्वाड्रेटिक बनाई, मैं x की क्वाड्रेटिक ना बनाते हुए मैं इसे y की क्वाड्रेटिक बनाकर भी यही काम कर सकता था। मैं y में क्वाड्रेटिक बनाता, फिर यहाँ पर जो रूट के इनसाइड आता, यहाँ पर जैसे y स्क्वायर में बनी है वहाँ x स्क्वायर में बन जाती, डिस्क्रिमिनेंट को वहाँ भी 0 करते, पिक्चर वही की वही बनती, और फाइनली रिजल्ट यही आता बच्चों। इससे कंठस्थ रखना है, स्मरण रखना है, याद रखना है, पहले जो भी कुछ लिखा है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ये तो एक तरीका हो गया बच्चों। एक और हम और भी कई तरीकों से हम काम कर सकते हैं। वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बच्चों, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए एक नहीं कई तरीके आजमा सकते हैं। मैंने जैसा कहा बच्चों कि हम बोल रहे हैं कि इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, if it is representing a pair of straight line means it can be broken into two straight lines। भाई आप इसे दो स्ट्रेट लाइंस में ब्रेक कर सकते हो, या यूं कहा जाए कि दो लाइंस की इक्वेशन को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं वैसे भी, कि जब हम दो लाइंस की इक्वेशन को एक साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम दो लाइंस की इक्वेशन को एक साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहलाता है, सरल रेखाओं का युग्म कहलाता है, जानते हैं हम लोग। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये है कि साहब आप इसकी इक्वेशन को दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकते हो,
मतलब ये हो गया कि आप इसे दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकते हो, या यूं कहा जाए कि दो लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिल जाएगा, वेल एंड गुड। चलिए साहब, सो हम बोल सकते हैं कि अगर इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इफ द कंपोनेंट लाइंस, जिन दो लाइन से मिलकर बना होता है उन्हें हम कंपोनेंट लाइंस कहते हैं, तो अगर वो दोनों लाइंस ये और ये हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। तो चलिए साहब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, भाई LHS जो लिखी थी वो मैंने एज इट इज उठा के वैसी की वैसी लिख दी, और RHS में जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा LL-X² मिल गया, बहुत अच्छी बात, प्लस LM- प्लस L-M इंटू XY प्लस MM-Y² प्लस आपको मिलेगा साहब LN- प्लस L-N इंटू X, वेल एंड गुड, प्लस MN- प्लस M-N इंटू Y और प्लस NN-। भाई मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो ये कि 9 टर्म्स आएंगे, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार वो होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 3 बार होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 3 बार होगा। मैं उन सभी 9 टर्म्स को कुछ ऐसे लिखता हूं कि जो x² वाले टर्म्स थे वो सारे एक साथ लिख दिए, बाई चांस वो एक ही टर्म था, फिर ऐसे टर्म्स लिख दिए जब XY एक साथ था। अब XY एक साथ कब आएगा? जब x का y में या फिर इस x का इस y में मल्टीप्लाई करोगे। ये दिमाग पे सोच सकते हो, छोटी सी बात है। मैं सभी को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास में ऑफ कोर्स 9 टर्म्स आएंगे, बट मैं उन 9 टर्म्स में से क्या कर रहा हूं, x² वाले एक साथ, y² वाले एक साथ, x वाले एक साथ, y² सभी जो कॉमन पावर वाले टर्म्स थे उनको एक साथ लिख दिया। तो मैंने x वाले क्या होंगे जब x का x में मल्टीप्लाई करोगे, y वाले कब होंगे जब y का y में मल्टीप्लाई करोगे, xy कब होगा जब x का y में या इस x का इस y में मल्टीप्लाई करोगे, और x कब होगा जब इस x का इस कांस्टेंट में और इस x का इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे, और y कब होगा जब इस y का इस कांस्टेंट में और इस y का इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे, और कांस्टेंट कब होगा जब कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे। वही पिक्चर मैंने यहाँ पर चलाई है, थोड़ा छोटा सा काम है, कई लोग तो एकदम से कर जाते हैं, पर जो नहीं कर पाते उनको भी मैंने बता दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए साहब, अब आप जो है आप ध्यान दें तो LHS पर तो वही की वही इक्वेशन है। तो अब आप कंपेयर कर लें बच्चों कोफिशिएंट्स को। अब मैं यदि कंपेयर कर लेता हूं बच्चों कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स मतलब LHS पर आपने LHS पर RHS पर दोनों साइड पर आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, LHS पर x² का कोफिशिएंट है a और RHS पर है LL-, और फिर LHS पर XY का कोफिशिएंट है 2h और RHS पर है LM- प्लस L-M। LHS पर y² का कोफिशिएंट है v और RHS पर है MM-, और LHS पर x का कोफिशिएंट है 2g और RHS पर है LN- प्लस L-N, और फिर y का कोफिशिएंट LHS पर है 2f और RHS पर है MN- प्लस M-n, और LHS पर कांस्टेंट टर्म है c और RHS पर है बच्चों NN-। आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया है, यू हैव जस्ट कंपेयर्ड कोफिशिएंट। आपने दोनों तरफ बच्चों जो गुणांक है उनकी तुलना कर ली है। जब आपने उन दोनों की तुलना कर ली तो आपको ये पिक्चर मिल जाएगी साहब। भाई x² का कोफिशिएंट LHS पर RHS पर इक्वल कर दिया, y² का LHS RHS पे इक्वल कर दिया, xy का LHS RHS पे इक्वल कर दिया, x का कोफिशिएंट भी इक्वल, y वाला को भी इक्वल, और कांस्टेंट वालों का भी इक्वल कर देने से मेरे को ये मिल जाएगा भैया। हाँ, अब मैं जो करने जा रहा हूं भैया वो थोड़ा सा नया काम हो सकता है किसी के लिए। एज सच जिनको देखिए मैं पहले लिख देता हूं। देखिए मैं अपने मर्जी से बच्चों यहां पर एक डेटर्मिनेंट बना रहा हूं। मैं एक्चुअली अपने मर्जी से यहां पर एक डेटर्मिनेंट बना रहा हूं बच्चों। डेटर्मिनेंट क्या होता है ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता है, लेकिन मैंने एक डेटर्मिनेंट अपने मर्जी से ये बनाया और दूसरा डेटर्मिनेंट मैंने अपने मर्जी से ये बनाया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो मैं जो कह रहा था कि किसी के लिए नया काम हो सकता है वो यूं कि डेटर्मिनेंट क्या है ये तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है, कम से कम जो बिल्कुल बिगिनिंग से मेरे लेक्चर्स को अटेंड करते आ रहे हैं। बट डेटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं शायद। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है भैया
मेरे लेक्चर से या कहीं और से, तो उनको पता होगा, अदरवाइज अभी थोड़ी सी नई बात हो सकती है। बच्चों ये आपके पास में एक डिटरमिनेंट है, ये एक डिटरमिनेंट है, और ना डिटरमिनेंट है वहां तक तो बात सभी को समझ में आ गई, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कर दिया ये नई बात हो सकती है, और डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन और भी नई बात होगी। कैसे किया जाता है वो भी आप देखेंगे। बच्चों ये एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट की एक विशेषता होती है कि अगर उसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स जीरो हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों जीरो होती है। डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स, सभी, आई एम नॉट सेइंग one of the element or any two of the elements, no, I'm saying all the elements of any row or any column are equal to zero, then the value of determinant is also equals to जीरो। बच्चों आपने अगर किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स, किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स, किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को जीरो, शून्य, सिफर कर दिया तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। अब आप जैसे देख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट के एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, इस डिटरमिनेंट के भी इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, सो दिस डिटरमिनेंट कम्स टू जीरो, दिस डिटरमिनेंट आल्सो कम्स टू जीरो। जीरो होगा बच्चों। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बच्चों, जरा यहां पर ये ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे आप इसकी रो और इसकी रो का मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसकी रो और इसकी रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा एल एल डैश, और ये फिर क्या बच्चों एल डैश एल, और फिर क्या बच्चों जीरो को जीरो से। भाई आपने क्या करा, एक्चुअली जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है रो बाय कॉलम। अभी मैं रो बाय रो देख रहा हूं, तो मैंने एल को एल डैश से, एल डैश को एल से और जीरो को जीरो से कर दिया। अब आप ऐसे ही इसी को एल को एम डैश से, एल को एम डैश से और एल डैश को एम से, एल डैश को एम से और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, इन सभी को आपस में ऐड करते जाते हैं। भैया आपने इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस रो को आपने इस रो से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इस रो को इस रो से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एल एन डैश प्लस एल डैश एन प्लस जीरो इंटू जीरो। भाई आपने कुल मिलाकर क्या करा, इसकी जो फर्स्ट रो थी उसका फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन किया, ये आया, फिर इसकी फर्स्ट रो का सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन किया, वो ये आया, और इसकी फर्स्ट रो का इसकी थर्ड रो से मल्टीप्लाई करा, वो ये आया। बड़ा सिंपल सा काम है बच्चों। अब आप इसकी सेकंड रो लीजिए और सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो क्या होगा एम एल डैश प्लस एम डैश एल प्लस जीरो इंटू जीरो। आप सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप सेकंड रो को इसके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते हो, तो एम एम डैश प्लस एम डैश एम प्लस जीरो इंटू जीरो, और फिर इसकी सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा बच्चों एम एन डैश प्लस एम डैश एन प्लस जीरो इंटू जीरो, ये लीजिए। और फिर आप इसकी थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों एन एल डैश प्लस एन डैश एल प्लस जीरो इंटू जीरो। फिर बच्चों ऐसे ही एन एम डैश प्लस एन डैश एम प्लस जीरो इंटू जीरो, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एन एन डैश प्लस एन डैश एन प्लस जीरो इंटू जीरो, और RHS पर तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। बड़ा सिंपल तरीका, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आपने इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट रो का सेकंड रो से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट रो का थर्ड रो से मल्टीप्लाई करा, आपके पास पे पूरी फर्स्ट रो बनकर आ गई। अब आप इसकी सेकंड रो लीजिए, इसकी सेकंड रो का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिया। सेकंड रो का सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। सेकंड रो का थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब थर्ड रो का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करा, थर्ड रो का सेकंड रो में मल्टीप्लाई करा, और थर्ड रो का थर्ड रो में मल्टीप्लाई करा, और इक्वल टू कितना साहब, जीरो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जीरो था वो। अब आपके पास में ये जो एक्सप्रेशन आया है बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, एल एल डैश प्लस एल डैश एल, ऑब्वियसली जो है इसकी वैल्यू रखिए। एल एल डैश की वैल्यू कितनी है, ए, तो यहाँ पर एल एल डैश प्लस एल डैश एल, तो वो 2 बार हो जाएगा, इसलिए वो 2a हो जाएगा। और एल एम डैश प्लस एल डैश एम की वैल्यू कितने गई भैया, एल एम इथे आ गई भाई, एल हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया हैगा भाई 2h, ਤੇ ਇੱਥੇ एल एन डैश प्लस एल डैश एन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ भाई, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया भाई 2g। ओए एल एल डैश प्लस एल डैश एल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल एल डैश, वो हो गया 2a।
इसी तरह से एल एम डैश प्लस एल डैश एम की वैल्यू कितनी बच्चों 2h, वो आपके पास में ये आ गई। और उसके बाद में बच्चों एल एन डैश प्लस एल डैश एन की वैल्यू 2g। अब यहां पर भी आप एक काम कीजिए बच्चों, एम एल डैश प्लस एम डैश एल, उसकी वैल्यू आपके पास में 2h है। आराम से आप इसकी जो वैल्यू है ऊपर से छाट छाट के रखते जाइए बस। एम एम डैश प्लस एम डैश एम, वो ये रहा बच्चों, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2b। और फिर उसके बाद में तड़े कोल कितना आया भाई, ये एम एन डैश प्लस ये, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 2f। और ऐसे यहाँ पर भी कीजिए, इसको रखकर देख लीजिए, तो ये आपके पास में आ रहा है 2g, ये आपके पास में आ रहा है 2f, और वो एन एन डैश प्लस एन डैश एन की वैल्यू कितनी बच्चों 2c, ये लीजिए। तो ये और इक्वल टू कितना 0। मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ जटिल काम नहीं करा, मैंने ये जो एक्सप्रेशंस थे इनकी वैल्यूज ऑलरेडी वहां फाइंड आउट कर ली थी, वो वैल्यूज मैंने यहां पर फीड कर दी, वो वैल्यूज मैंने यहां पर फीड कर दी बच्चों, मेरे पास में ये आ गया। चलिए ये आ गया मेरे पास में। अब आप एक काम कीजिए, यहां से 2 कॉमन निकाल दीजिए, यहां से 2 कॉमन निकाल दीजिए, यहां से 2 कॉमन निकाल दीजिए। 2 को यहां से कॉमन निकालिए, 2 को यहां से कॉमन निकालिए, 2 को यहां से कॉमन निकालिए, कॉमन निकाल के उसको 0 में फेंक दीजिए। तो बचा क्या, बचा आपके पास में क्या बच्चों, बचा आपके पास में AHG AHG BF BF C। बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा 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 ही आसान है। कैसे आसान है, AHG ऐसे भी है, AHG ऐसे भी है, BF ऐसे भी है, BF ऐसे भी है, और बाद में बचा C। देखिए ये जो है बच्चों यहाँ पर लाइन से ABF आ गया, ABC आ गया, सॉरी लाइन से ABC आ गया, ABC ABC AHG AHG है। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या आपके पास में, यहाँ पर है BF, यहाँ पर भी है BF, और यहाँ पर C। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बच्चों। सो भाई 2 यहाँ से कॉमन निकाला, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से कॉमन निकाल के वो 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 8 को 0 से डिवाइड कर दीजिए, 0 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास में आ चुका बच्चों। और ये जो आपके पास आया है, अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, आता है। कैसे आता है भाई, आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं चलिए वो भी करके बता देता हूँ। आप इसे ये अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, BC माइनस एफ स्क्वायर, और फिर बच्चों माइनस H इंटू कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो HC माइनस GF हो जाएगा। और फिर बच्चों आपके पास में प्लस G, और G का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो ये हो जाएगा बच्चों HF और माइनस GB, ये लीजिए, और इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको फर्दर आराम से बैठकर इत्मीनान से हल कर लीजिए। आपको मिलेगा क्या बच्चों, आपको मिलेगा, इसको जब आप इत्मीनान से हल करोगे तो आपको वही मिलेगा जो थोड़ी देर पहले मिला था, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लीजिए साहब, वही रिलेशन आया है, वही रिलेशन आया है जो रिलेशन आपको यहां पर मिला था। तो ये डिटरमिनेंट हो या ये हो, अल्टीमेटली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा। अगर ये जनरल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है भैया, अगर वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब मैं इसको 2 लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक कर सकता हूं, मतलब 2 लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये ला सकता हूं, तो उसके लिए कंडीशन ये होगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनफैक्ट दोनों ही तरीकों से याद रखिए। कब कहां कौन सा तरीका हमारे ज्यादा यूज में आ जाए मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन प्रश्नों पर डिपेंड करेगा। कई बार आपको इस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करना आसान होगा, कई बार इस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करना आसान होगा। तो ये हमारे पास बच्चों हमने डिटरमिनेंट वाली मेथड अपनाई, और भी तरीके आजमाए जा सकते हैं, तरीकों की कोई कमी नहीं है बच्चों। हम अगर यहाँ पर ये 2H, ये 2G और ये 2F, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप क्या करेंगे बच्चों, 2H 2G और 2F, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आप इस कंडीशन को ला पाएंगे। आप इसको देखिए, पहले ये कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। फिर आप एक काम करें, अब यदि आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कैसे मल्टीप्लाई कर दें कि आपने 2H इंटू 2G इंटू 2F इनको मल्टीप्लाई करा, ऑब्वियसली RHS भी इनकी मल्टीप्लाई होंगी भैया, इनकी RHS भी मल्टीप्लाई होंगी, और उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। थोड़ा बहुत आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगी, मशक्क़त आपको करना पड़ेगी, पर हो जाएगा, उससे भी आपके पास में काम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। तरीके बच्चों कई तरीके से आजमाया जा सकता है, लेकिन मुद्दे की बात ये कि हमको कंडीशन देख रही थी बच्चों कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये सरल रेखा के युग्म को व्यक्त कर रही है, तो उसकी कंडीशन ये है।
छोटे से एक दो सम्स कर लेते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर गिवन है साहब 3x² प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। ये लीजिए साहब, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। आपसे ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बच्चों, लेमडा की वैल्यू बताइए अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हो। फटाफट वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ रही है और h की वैल्यू 3 आ रही है। बच्चों, ये 2h है, 2hxy। यदि मैं इस मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equals to 0. If I compare this equation with this equation, I get a equals to 3, I get h equals to 3, I get b is equals to -1, I get g is equals to 4, I get f is equals to -3, and I get c is equals to lambda. Now this equation is representing a pair of straight line. Then either you said this is equals to 0 or you said this equals to 0. It is up to you whether you want to write in this way or this manner. I'll prefer that determinant method बच्चों, because that would be giving me more easy way of solving that. a h g, तो a तो ये हो गया, h ये हो गया, g ये हो गया, और a h g यहाँ पर भी आएगा और b f यहाँ पर भी आएगा और b f यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर c आएगा। Now it is not a difficult task for solving this determinant. आप determinant में solve करेंगे, लेमडा की एक linear equation बन जाएगी which has to be solved to find out the value of lambda obviously. So do copy this बच्चों. If it is representing a pair of straight lines, यदि सरल रेखाओं के युग्म को व्यक्त कर रही है, यदि ये स्ट्रेट लाइंस के पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। होप आपको ये बात समझ में आई है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। चलिए साहब, अब मैं लगे हाथ तो आपको और बात बता देता हूँ बच्चों। देखिए, ये तो अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री थी। हमने देखा कि अगर इसे मैं लाइंस की पेयर के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, मतलब दो लाइंस को मल्टीप्लाई करने पर अगर मुझे ये इक्वेशन मिल रही है, तो एक तो ये बात थी बच्चों। अब अगर जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये और भी कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट करती है, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग डेटर्मिनेंट बोला करते हैं बच्चों। इस इक्वेशन का डेटर्मिनेंट क्या था बच्चों। ए एच जी बी एफ सी, ये इसका डेटर्मिनेंट है। या इसे जिसे आप सॉल्व करेंगे तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये इसका डेटर्मिनेंट है बच्चों। अब यहाँ पर लगे हाथों में आपको और भी कुछ काम की बातें बता देता हूँ बच्चों। सबसे पहली बात, अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये बच्चों एक सरल रेखाओं के युग्म को रिप्रेजेंट कर रही है, करेगी। दूसरा केस बच्चों, यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है बच्चों वो 0 नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पहली बात तो 0 नहीं है, और दूसरी बात बच्चों यहाँ पर h की वैल्यू 0 है। h की वैल्यू 0 है मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है मतलब एक्स वाई है ही नहीं भाई। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 मतलब द इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी टर्म एक्स वाई, और साथ में बच्चों a इक्वल्स टू b है, मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए 3x² प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। Why? Because you see here the coefficients of x square and y square are equal. Here the coefficients of x square and y square are equal. And does it contain any term like xy? कहीं पर भी xy लिखा हुआ आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब the coefficient of xy is 0. अगर xy में किसी का मल्टीप्लाई है तो वो लिखा हुआ आता, नहीं आ रहा। तो मतलब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, आप इसका डेटर्मिनेंट भी निकाल कर देख लीजिएगा। डेटर्मिनेंट आप निकालेंगे बच्चों तो
वो निकाल सकते हो आप इसका कैसे भाई, यहाँ पर ए एच जी, एच तो है ही नहीं, और जी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो -4, ये पिक्चर यहाँ पर भी आएगी। फिर बी की वैल्यू देखी जाए तो 3, और एफ की वैल्यू देखी जाए तो 9/2, यहाँ पर भी 9/2, और सी की वैल्यू बच्चों -1। यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग विच इज नॉन जीरो. So determinant is non-zero, and secondly a equals to b. Here the coefficients of x square and y square are equal, and it doesn't contain any term xy, so I would say that the coefficient of xy equals to 0. So that is representing a circle. तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, और भी मैं आगे बात करता हूं आपसे, पर पहले इससे जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए. चलिए मैं आपको लगे हाथों बताऊं. और बच्चों लेट मी से एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं. चलिए, हमें यहाँ पर गिवन है लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस k -1 इंटू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8x minus 3y plus 1 equals to 0. Determine the value of lambda and k. Determine the value of lambda and k if this equation is representing a circle. बच्चों आप लेमडा और के की वैल्यू बताइए यदि सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही. वीडियो को रोककर फटाफट कीजिएगा, और इतनी देर में कई लोगों ने कर भी लिया होगा. अगर ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो आपको पता है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता, यानी कि एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 0 होता है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 मतलब k इज इक्वल टू 1. यस, सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होगा. सो के इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1. एक बात. दूसरी बात, इन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल है बच्चों. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए लेमडा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए बच्चों वो -2. सो द वैल्यू ऑफ लेमडा शुड बी इक्वल टू -2. सो द वैल्यू ऑफ के इज 1. एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ लेमडा, -2. नोट डाउन कर लीजिएगा. चलिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अब मैं इससे भी मिटा दूंगा. और आगे बात करें बच्चों, यदि यहां पर क्या है बच्चों, लेमडा की वैल्यू, सॉरी तीसरा केस, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों 0 नहीं है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, एक बात. और दूसरी बात बच्चों, एच स्क्वायर बराबर है ए बी. एच स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों, ए बी. इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, देन इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला. ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, एक ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी. पैराबोला क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे, उसके बारे में हम बाद में बोलेंगे, अभी सिर्फ लिख लीजिएगा. पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भैया पता चल जाएगा समय के साथ साथ. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, एच स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, ए बी के, तो एन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, एक परवलय को वो व्यक्त करेगी. जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं साहब, हमें यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 8xy माइनस प्लस की माइनस, चलो माइनस KY स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. If this equation is representing a parabola, if it is representing a parabola, then find the value of k. k की वैल्यू बताइए. तो बच्चों अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तो एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी, और h की वैल्यू आप देखें तो बच्चों 4 है, बिकॉज यू सी हियर 2h इज इक्वल टू 8. 2h इज इक्वल टू 8, तो h इक्वल टू कितना आना भैया, h इक्वल टू 4 आना है. और a की वैल्यू 1, जहां कुछ नहीं लिखा बच्चों वहां पे 1 लिखा है, और यहां पर k, तो देखिए साहब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, सॉरी पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करेगी यदि k की वैल्यू -16 हो. और आप ये रखने के बाद में, k की वैल्यू -16 रख देने के बाद में आप चाहें तो इसका डिटरमिनेंट बनाकर देख सकते हैं. डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ये मैं आश्वस्त होके कह सकता हूं आपको. नोट डाउन कर लीजिएगा. चलिए अगला केस बच्चों, अगला केस हमारे पास में क्या है बच्चों, यदि चौथा केस, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम है. एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, ए बी से कम, यानी कि ए बी की वैल्यू एच स्क्वायर से ज़्यादा है. तो फिर बच्चों ये इक्वेशन जो है एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी.
किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? एलिप्स को। एलिप्स क्या होता है मेरे ख्याल से शायद आप लोग जानते होंगे बच्चों। किसी सर्कल को अगर आपने पकड़ के खींच दिया, किसी सर्कल को अगर आपने पकड़ के खींच दिया तो सर्कल ऐसा हो जाता है। कई लोग सर्कल भी बनाते हैं तो ऐसा ही बनता है, तो वो सर्कल नहीं होता, वो एलिप्स होता है। तो ये होता है बच्चों एलिप्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन ए बी हो, लेस देन ए बी हो, और तो वो उस केस में वो एक एलिप्स को दीर्घवृत्त को व्यक्त करेगी। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घवृत्त। वृत्त को दीर्घ कर दिया, दीर्घाकार कर दिया गया है। जैसे एक जामफल के तौर पे बच्चों, एक जामफल समझते हैं आप भाई? गुआवा, गुआवा मेरे ख्याल से सभी लोग समझते होंगे साहब। कुछ जगहों पर उसे जाम कहा जाता है। जाम दो तरह का होता है, एक वो होता है जिसमें हम जाम हो जाते हैं, या यूं कहा जाए कि शरीर का सारा जाम खुल जाता है, उसे हम जाम कहा करते हैं। जाम से जाम टकराते हैं। एक जाम होता है बच्चों, एक जाम फल भी उसे कहा जाता है, चूंकि फल है इसलिए। तो वो गुआवा जो है उसे जाम भी कहा जाता है, उसे जाम फल भी कहा जाता है। अमरूद भी उसे कहा जाता है। अमरूद तो मेरे ख्याल से भारत के बहुत बड़े रीजन में, कम से कम नॉर्दर्न रीजन में उसे अमरूद ही कहा जाता है। बट जिस जगह को पर अभी मैं निवास करता हूं वहां पर उसे जाम कहा जाता है। तो भैया मैं वही बात कर रहा था कि एक जामफल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे साहब आपके पास में इक्वेशन है 3x² माइनस 8xy प्लस 5y² माइनस 5y²। एक सेकंड, यहाँ पर 8y² प्लस 6x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है बच्चों, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो h² की वैल्यू जो आ रही है, h² की वैल्यू आ रही है बच्चों 16। आप आराम से निकाल कर देखिए। और a इंटू बी की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो 3 इंटू 8 24। सो दैट आई से दैट h² इज लेस देन ए बी। और चूंकि h² बच्चों लेस देन ए बी है, चूंकि h² लेस देन ए बी है, यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर ये 24 है, ये 16 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बच्चों? ये एक एलिप्स को, ये एक एलिप्स को, दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट कर रही है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, कर लिया होगा। चलिए, सो अगर h² की वैल्यू ए बी से कम है देन इट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं बच्चों कि अगर h² की वैल्यू ए बी से कम है तो ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, या कई बार बच्चों ये एक एम्प्टी सेट को भी रिप्रेजेंट करती है। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा कर्व जो अपने आप में पॉसिबल नहीं है, जो अपने आप में पॉसिबल नहीं है, मतलब जो रियल कोऑर्डिनेट प्लेन पर लाई नहीं करता। मतलब आप देखोगे कि हो सकता है, जैसे मैंने आपको वो जो कर्व अभी दिया था, हो सकता है वो कर्व ऐसा हो जिसको एक्स और वाई की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती ही नहीं हो, एक्स और वाई की रियल वैल्यू सेटिस्फाई करती ही नहीं हो। अगर आप एक्स की रियल वैल्यू रखने जाते हो तो वाई की आपको इमेजिनरी वैल्यू मिलती है, वाई की रियल वैल्यू रखते हो तो एक्स की इमेजिनरी वैल्यू मिलती है। उसको रियल वैल्यू दोनों की, एक्स और वाई की, सेटिस्फाई ही नहीं करती हो, ये भी पॉसिबल है। सो दैट मे बी रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स और दैट मे बी रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी सेट एज वेल। और पांचवा केस बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और h² की वैल्यू ए बी से ज़्यादा है तो वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। हाइपरबोला क्या है, पैराबोला क्या है, इस बारे में हम बाद में बोलेंगे। अभी तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। h² की वैल्यू अगर ए बी तो वड्डी हैगी तो भाई जेडी इक्वेशन सानू गिवन होंदी हैगी वो की दस दिए सानू भाई, और दस दिए सानू है हाइपरबोला। तो तुसी हुणे लिख लो भाई, बाद विच असीं देख लेंगे की होंदा एक्चुअली है। ते जे डिस्क्रिमिनेंट दी वैल्यू 0 ना होवे और h² दी वैल्यू ए बी तो वड्डी होवे ते a प्लस बी 0 होवे भाई, मतलब a और b जो है, मतलब x² और y² के जो कोफिशिएंट हैं वो अगर दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल होता है तो ये भी अपने आप में बच्चों एक हाइपरबोला ही होगा। देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, h² की वैल्यू ए बी से बड़ी है तो हाइपरबोला तो है। पर्टिकुलरली अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड y² आर इक्वल, इफ देयर सम इज 0 then such a curve represents rectangular hyperbola।
क्या रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। हाइपरबोला को हिंदी भाषा में कहा जाता है अति परवलय। हाइपर, जिसमें हाइपर का मतलब होता है जिसमें अति हो जाए, तो वो अति है और परवलय है ये। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे बच्चों। कई बार हमारे को क्या होता है कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं कि हमें कोई कर्व दे देंगे, जैसे हमें ये कर्व दे दिया बच्चों 5x² माइनस 8xy प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें एक कर्व दे दिया बच्चा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा हमें कर्व दे दिया और बोल दिया बताओ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ, ऑप्शन है पैराबोला, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स वगैरह वगैरह। आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो फिर तो खटाक से, कैसे? खटाक से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको h² भी निकालना पड़ेगा, आपको AB भी निकालना पड़ेगा। बहुत हद तक चूंकि मेरे मर्जी से मैंने क्वेश्चन दिया तो मुझे नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आ रहा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो फिर तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, खट से घंटी बज गई, चैप्टर फिनिश हो गया। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो पिक्चर अभी बाकी है। आप h² निकालिए, आप AB निकालिए और फिर इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए बच्चों। अगर h² की वैल्यू AB के बराबर है तो वो पैराबोला होगा, h² के लेस देन AB है तो बच्चों वो एलिप्स होगा। अगर h² की वैल्यू AB तो छोटी होती है तो फिर वो h² की वैल्यू AB से छोटी है तो फिर वो एलिप्स, h² की वैल्यू AB से बड़ी है तो हाइपरबोला। और अगर h² की वैल्यू AB से बड़ी और साथ में ही A और B यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x² और y² इक्वल टू 0 है तो फिर तो बच्चों वो हाइपरबोला का भी स्पेशल केस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा।